हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बट इज दिस साइड एसएसटी टीचर एंड देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 9 की एसएसटी की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 6 होने वाला है। बच्चा ये आपका आपका डेमोक्रेसी। इस पर्टिकुलर चैप्टर के ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 में हम लोग काफी हद तक चैप्टर को आप लोगों को कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग ऑलमोस्ट जो चीजें हैं हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, हमारे संविधान यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ चीजें, असेंबली के बारे में कुछ चीजें, कब से बनना स्टार्ट हुआ था, कब बन के खत्म हुआ हमारा संविधान, एंड ऑल दोज थिंग्स। डेमोक्रेसी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, कौन सी कंट्री में क्या चीजें फॉलो हो रही हैं, हम लोगों को आज ये वाला टॉपिक डिस्कस करना था। रूल ऑफ मीडिया वाले टॉपिक का हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। ये आप लोग एग्जाम्पल था एक। एंड आज के इस वीडियो में हम लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना था आप लोगों का, दैट इज कौन सी कंट्री में अलग अलग प्रकार के डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो कौन से फॉलो हो रहे हैं। ये वाले पार्ट को बच्चा हम लोग को आज डिस्कस करना था आज। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो ना देखी हो तो पहले आप लोग प्लीज जाके वाली वीडियो को चेकआउट करना। उसके बाद ही जो आप लोग यहाँ पे पार्ट नंबर 2 पे आना, बिकॉज पार्ट नंबर 1 नहीं देखोगे तो आपको डेमोक्रेसी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, आप लोग को समझ में नहीं आ पाएंगे। एंड जब तक वो नहीं आएंगे आप लोग टॉपिक समझ में नहीं। तो आप लोग पहले उस वाली वीडियो को चेकआउट करना, उसके बाद जो आप लोग पार्ट नंबर 2 पे आना। ठीक है जी, तो चलिए जरा अपने इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस ना देखे तो पहले आप लोग उसको चेकआउट करना एंड फिर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, सबसे पहली बात देखो, आप लोगों को यहाँ पर कुछ कंट्रीज दिखा रखी है। इंडिया में क्या हो रहा है, कनाडा में क्या है, यूके में क्या है, यूएसए में क्या है। आप लोगों को बस एक बार डिटेल में समझना होगा, हल्का बस उसको पढ़ना। बाकी आप लोग जानते हो ऑलरेडी कि टाइप ऑफ डेमोक्रेसी में इंडिया में कौन सी आप लोगों को पता है, रिप्रेजेंटेटिव यानी कि इनडायरेक्ट। उसमें भी हमारे पास पता, हमें पता था कि रिप्रेजेंटेटिव में हमारे पास दो टाइप थे, एक था बच्चा प्रेसिडेंशियल और एक था हमारे पास पार्लियामेंट्री। तो हमारे इंडिया में जो कौन सा फॉलो होता है बच्चा, वो होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जो है कौन सी आपको पता है, एग्जीक्यूटिव की जो पावर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है, विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। आपको पता है हेड ऑफ द स्टेट जो है कौन है हमारे, वो है प्रेसिडेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है कौन है बच्चा, वो हमारे हैं प्राइम मिनिस्टर। फीचर जो आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी के फीचर्स कौन कौन से हैं, मल्टी पार्टी है, डेमोक्रेसी है, लिखा हुआ संविधान है, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। एंड ऑल्सो हमारी कंट्री में बच्चा क्या फॉलो होता है, विच इज कॉल्ड अ सिस्टम, इज कॉल्ड एज फेडरलिज्म। अब ये जो आप लोगों का नया टॉपिक है, आखिर फेडरलिज्म होता क्या है। देखो सिंपल सी भाषा में बताऊं, फेडरलिज्म का मतलब होता है एक ऐसी, मैं कहूंगी, अगर कोई कंट्री फेडरल कंट्री है तो क्यों होगी, तो अगर अगर फेडरलिज्म है तो एक ऐसा सिस्टम है ये जहां पर पावर का डिवीजन हो रखा हो बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। यानी कि जो कुछ पावर हो वो सेंटर के हाथ में हो, एंड जो कुछ पावर हो बच्चा वो आपकी स्टेट्स के हाथ में। पावर यहाँ पे जो है बच्चा वो क्या हो रखी हो, पावर डिवाइड हो रखी हो, सिर्फ और सिर्फ सेंटर के हाथ में पावर्स ना हो एंड सिर्फ और सिर्फ स्टेट के हाथ में पावर्स ना हो। सबके पास अपनी अलग अलग पावर्स होनी चाहिए। इसी को हम लोग बच्चा क्या बोलते हैं, हमारा फेडरलिज्म। अच्छा, फिर तक बात करेंगे आप लोग एक बार कनाडा में जो है क्या चीजें फॉलो हो रही है। आप देखोगे कनाडा में यहाँ पर बच्चा क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यहाँ पर भी है। एग्जीक्यूटिव जो पावर है वो भी प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। तो यहाँ के गवर्नर जनरल है, उनको जो यूके के क्राउन है, जो किंग बैठे हैं वो उनको अपॉइंट करते हैं, वो उनको लेके आएंगे। एंड जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है बच्चा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। एंड यहाँ पे हेड ऑफ द जो स्टेट है वो कौन थे, गवर्नर जनरल है, कौन, कनाडा में। यहाँ पे फीचर्स जो है क्या क्या है, फेडरलिज्म में मल्टी पार्टी सिस्टम यहाँ पर भी फॉलो होता है। बात करूंगी बच्चा आप लोगों की यूके की, मैं यूके में जो है कौन सा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है बच्चा, तो वो आप लोगों की कौन सी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। आप लोगों को बताया जहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, बट विद द ट्विस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन monarchy। बिकॉज आप लोगों को पता है यहाँ पर कौन है, यहाँ पर इन लोगों के पास एक किंग, यहाँ पर जो क्वीन है वो भी होते हैं। एंड इस टाइम पे जो क्वीन है फिर किंग है, इस टाइम पे किंग है। कौन से किंग है, वो चार्ल्स, ठीक है, किंग चार्ल्स थर्ड जो इस टाइम पे यहाँ की किंग है। किंग जो है वो मेजर रहते हैं, बट पार्लियामेंट के पास जो है काफी पावर रहती है। वो यहाँ पर बोल रहे हैं, कहते हैं यहाँ पर क्या एग्जीक्यूटिव पावर भी किसके हाथ में, आपके प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट जो है कौन है, हेड मोनार्क यानी कि वो किंग है। एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है कौन है, प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर इन लोगों के कुछ फीचर्स है यहाँ पर, विच इज द फर्स्ट वन इज अनरिटन संविधान। यानी कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ पर हुआ इन लोगों का कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है जिसमें इनका संविधान यानी कि जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेंशन हो रखा हो। डिफरेंट डिफरेंट है यहाँ पर। एक यहाँ पर वर्ड है बच्चा पार्लियामेंट्री सोवर्निटी है, एंड फिर मल्टी पार्टी सिस्टम है। अब देखो ये जो वर्ड आया है पार्लियामेंट्री सोवर्निटी, इसका बहुत सिंपल मतलब समझो कि आप लोगों ने पढ़ा था हमारी डेमोक्रेसी में फीचर क्या था,
इंडिया में क्या फीचर फॉलो हो रहा था? पॉपुलर सोवर्निटी, यानी कि लोगों की यहाँ पर चल रही थी। बट यहाँ पे क्या मेंशन हो रखा है? पार्लियामेंट्री सोवर्निटी। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर पार्लियामेंट की चल रही है, पार्लियामेंट यहाँ पर सुप्रीम है। वाली बात समझ में आ गई? अच्छा, फिर देखो बात करूंगी मैं स्विट्जरलैंड की। यहाँ पे देखो क्या फॉलो हो रही है बच्चे, यहाँ पे इकलौती क्या लिखी हुई है आप लोगों की? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब वो मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यहाँ पे डायरेक्ट कैसे है, क्योंकि इन लोगों के पास दो मैं कहूंगी यहाँ पे फीचर्स है। फर्स्ट वन इज रेफरेंडम एंड एक बच्चा इन लोगों के पास है इनिशिएटिव। ये मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ ऑलरेडी। ये जो इन लोगों के पास एडिशनल चीज है, इसकी वजह से यहाँ पर हम मानते हैं कि यहाँ पर क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पर क्या जो एग्जीक्यूटिव की पावर है किसके हाथ में? फेडरल काउंसिल के हाथ में, न्यू काउंसिल है बेसिकली। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो क्या होता है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। इन लोगों का पास भी क्या है भैया? रिटर्न संविधान है और डिफरेंट डिफरेंट पार्टी। लास्ट बात करेंगे हम लोग, काफी हमारे जैसा इनके पास फीचर्स रहते हैं व्हिच इज द यूएसए। इसमें क्या है भैया? इन लोगों के पास भी क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। बट आप लोगों को समझाया था मैंने, जैसे हमारे पास क्या है? पार्लियामेंट्री है। इन लोगों के पास जो वो क्या होती है? होती है बच्चा आप लोगों की प्रेसिडेंशियल, जहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम रहता है। एग्जीक्यूटिव पावर किसके हाथ में? प्रेसिडेंट के हाथ में, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। एंड यहाँ पे इन लोगों का भी संविधान लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पार्टीज कितनी है? दो मेजर पार्टीज है। समझ समझ में आप? पार्टीज कौन कौन सी बच्चा? वो सिर्फ और सिर्फ दो जो है मेजर पार्टी, तो उसके अलावा इन लोगों के पास कोई पार्टी ऐसा कुछ नहीं। हमारे पे क्या है बच्चा? वो मल्टी पार्टी। इन लोगों के पास सिर्फ दो पार्टी। अच्छा, यहाँ पे देखो आप लोगों को कुछ बातें यहाँ पर बोल रहे हैं, आपको एक्सप्लोर करने के लिए कुछ खुद से आपको चीजें यहाँ पर ट्राई करनी है। तो आपको पेयर्स में यहाँ पे काम करना है। आपको दो कंट्रीज उठानी है, कोई सी भी अपनी नेबरिंग कंट्री में से। फिर आपको डिस्कस करना है कि वहां पर क्या क्या होता है, कंपेयर करना उसको इंडिया से। आप समझ सकते हो ऐसे कि क्या उस कंट्री में रेगुलर इलेक्शन हो रही नहीं हो रही, उस कंट्री का एंड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, कौन उसको चूज कर रहे हैं, क्या वहां पे एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी है, वहां के सिटीजन के पास कितनी फ्रीडम है। ये जो आपको यहाँ पे कुछ चीजें डिस्कस करनी है। आपको बेसिकली इन नेबरिंग कंट्रीज में से दो के एग्जांपल उठा लेने हैं एंड आपको उनके बारे में ये सब बातों को डिस्कस करना है। फिर तक बच्चा हम बात करेंगे डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस, इंडियाज लिविंग डेमोक्रेसी। यानी कि आखिर इंडिया में डेमोक्रेसी इस हद तक फॉलो हो रही है, इंडिया में लोग काफी मानते हैं उसको, काफी फॉलो करते हैं उसको, तो कहते हैं इंडिया लिविंग डेमोक्रेसी है, कि आज भी जो है चलती आ रही है बहुत अच्छे से। अच्छा, आप लोग तो यहाँ पे बातें ऑलरेडी मैंने डिस्कस करी हुई, हमने थोड़ी बहुत पढ़ा हुआ है इनके बारे में। कहते हैं यहाँ पे जो इंडिया है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। आपको पता है इंडिया की आबादी जो है कितनी, पॉपुलेशन जो है कितनी पढ़ी थी हम लोगों ने पढ़ी है 140 करोड़ की पॉपुलेशन, जिसमें से हमने देखा 96.8 करोड़ जो कौन है हमारे, वो वोटर्स है बेसिकली। वो जो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है, रजिस्टर्ड वोटर्स है। अब यहाँ पे हमें कुछ बातें बता रखी है इंडिया के इसी के बारे में, इलेक्शंस के बारे में, रिप्रेजेंटेशन वगैरह के बारे में। वो क्या बात? देखो पहली यहाँ पर बात कहते हैं, इंडिया में जो है क्या है बच्चा, वो हमारे ह्यूज रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन यहाँ पे जो है एक पर्सन को रिप्रेजेंट, एक पर्सन जो है बहुत बड़ी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात जो है कहाँ से आ रही है? आप लोगों को मैंने समझा रखा है, जब भी इंडिया में लोकसभा के इलेक्शंस होता है तभी पूरे इंडिया को हम 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं, यानी कि हम लोग इतने एरियाज में डिवाइड कर रहे हैं। और आप मान के चलो ये ऐसा ऐसा होता है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिफाइन करने के लिए कितनी बड़ी होगी वो, कितनी बड़ी, क्या पता इतनी बड़ी हो वो, क्या पता इतनी छोटी हो। वो कैसे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा वहां की पॉपुलेशन पे। तो जिस जगह की पॉपुलेशन जो है ऑलमोस्ट सेम होगी, तो सेम सेम पॉपुलेशन को हम एक एक एरिया में डिवाइड करते रहेंगे। इसलिए आप देखिए, एरिया का मतलब क्या होता है बच्चा? वो होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी, वही उसे बोलते हैं हम लोग एरिया। तो कहते हैं कि हर एक एरिया में हम सेम सेम पॉपुलेशन को, ऑलमोस्ट एवरेज को हम लोग डिवाइड करते रहेंगे। तो एक एरिया बन गया, फिर एक एरिया बन गया, और वो पॉपुलेशन जो कितनी है? वो पॉपुलेशन बच्चा हमारे 25 लाख लोग। कितने बच्चा? वो हमारे हैं 25 लाख। यानी कि जिस एरिया में 25 लाख लोग हुए, क्या पता वो इतने बड़े एरिया में हो 25 लाख लोग, काफी कम लोग वहां रहते हो। क्या पता दिल्ली जैसी जगह हो तो दिल्ली में बहुत छोटे से एरिया में 25 लाख लोग रह रहे हो। क्या हो रहा है? इसको हम लोग एक एक एरिया बनाते हुए चलेंगे, यानी कि एक इंसान बहुत बड़ी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाली बात यहाँ पर होगी, सबको समझ में आता है कि हमारा डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन में काफी ह्यूज स्केल पर। सेकंड देखो बात यहाँ पे कर रहे हैं, मेनी लैंग्वेजेस वन नेशन वन इलेक्शन, इलेक्शन बेसिकली यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं। आपको पता है हमारे जो इलेक्शन होता है वैसे बात है हिंदी इंग्लिश मतलब इक्वल उसमें होंगे। कहते हैं कि हमारे जो लैंग्वेजेस है हमारे, वो है 22 लैंग्वेजेस है हमारे पास, along with several other languages। ताकि यहाँ पे इलेक्शन सिंबल्स का यहाँ पे इस्तेमाल करा गया था, ताकि हर एक सिटीजन यहाँ पर जो कि पढ़ भी ना सके, अगर वो पार्टी का नाम नहीं पढ़ पाता, एटलीस्ट इलेक्शन सिंबल को पढ़कर उसको समझते, उनको जिसको वोट करना है उसको वोट कर सकते। यहाँ पे कहते हैं इस वजह से जो है हमने इलेक्शन सिंबल्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था।
थर्ड तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कहते हैं ओवर 1 मिलियन पोलिंग स्टेशन। आप यहाँ पे देखोगे पोलिंग स्टेशन यानी कि जहां पे जाके लोग बाग वोट डालकर आ रहे हैं, वो जो पोलिंग स्टेशन है कहते हैं वो 1 मिलियन से भी ज्यादा है, यानी कि 10 लाख से भी ज्यादा जो है क्या है हमारे पास वो पोलिंग स्टेशन है, जिसमें रिमोट एरियाज के अंदर भी है। इस तरीके से हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट में, डेजर्ट, आइलैंड्स, इन तो जगहों पर भी यहाँ पे सेटअप कर रखे हैं। आप मान के चलो अगर हमारे पास ऐसे इसको मानना है, ऐसे इसको समझना, अगर हमारे पास 10 लाख, उसको ऐसे ये चलो मैं 10 लाख के रूप में अगर ये होगा 3 4 5 6 एक और यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट ये, एक सेकंड, तो ये 1 लाख में 5 जीरो, उसमें 6 जीरो। अच्छा, ये इसको ऐसे ठीक है, 10 लाख अगर लोग हैं उसमें जो है वोटर्स का 10 लाख जो है क्या है पोलिंग स्टेशन है, और हमारे पास जो वोटर्स है वो कितने हैं? 100 करोड़। 100 करोड़ है, सोचो सोचो आप, 100 करोड़ लोग यहाँ पर हैं, 10 लाख पोलिंग स्टेशन में वोट डालने जा रहे हैं। आप मान के चलो करीब करीब एक जो पोलिंग स्टेशन है, ये एक जो पोलिंग स्टेशन है उसमें करीब करीब 1000 जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर जा रहे हैं वोट डालने के लिए। ये जो इसके यहाँ पे कैलकुलेशन बैठती है कि एक पोलिंग स्टेशन पे करीब करीब 1000 वोटर्स वोट डालने के लिए जा रहे हैं। 1000, 1200, 1500, ये इसका एवरेज निकल कर आता है। इवन देखो, लेकिन एक बात काफी एक्सजेट करके इन लोगों ने बोली हुई, काफी बढ़ा चढ़ाकर बोली है कि यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन है वो कुछ तो ऐसे जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वोटर के लिए, कुछ पोलिंग स्टेशन जो है सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वोटर के लिए, काफी बढ़ा चढ़ा के इस बात को यहाँ पर ध्यान। नेक्स्ट जो यहाँ पर बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज्यादा है हमारे पास, आपको पता है इंडिया में 2800 से ऊपर जो हमारे पास रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज है। समझ में आ गया? हल्की बहुत आई थिंक वीडियो स्टॉप हो रही है, नेक्स्ट वीडियो से ऐसा नहीं होगा, हर वीडियो में कोई ना कोई दिक्कत रहती है, पता नहीं क्या ही दिक्कत है। खैर, नेक्स्ट वीडियो से ये भी इशू नहीं आएगा, आई जस्ट फिगर इट आउट। ये आप लोग को दिख रहे हैं यहाँ पे, मैं जाहिर सी भाषा में कुछ पोलिंग स्टेशन जो आप लोग को यहाँ पे दिखा रखे हैं, यूनिक है, अलग अलग जो यहाँ पे दिखा रखे हैं, कभी कभी बहुत सजाकर इस तरीके से होता है, कई बार जो है बहुत सिंपल होते हैं, ये इस तरीके से जो है बेसिकली ये रहते हैं। अब देखो नेक्स्ट आप लोगों से क्या बात कहते हैं, यहाँ पे बोला गया है इंडिया की डेमोक्रेसी स्टैंड आउट फॉर इट्स स्केल, डेप्थ एंड इंक्लूसिवनेस। जो हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी है वो इसलिए सबसे अलग होकर निकलती है बिकॉज बहुत बड़ी है, बहुत डेप्थ तक जाके, बहुत अंदर तक, हम बहुत इंक्लूसिवनेस के साथ है, हम हर सेक्शन को इंक्लूड करते हैं हमारी डेमोक्रेसी में। कहते हैं विद नियरली 100 करोड़ वोटर्स, ऑलमोस्ट हमारे पास कहते हैं वोटर्स है 100 करोड़ वोटर्स है, एंड दैट्स हाउ इट रिप्रेजेंट्स एन अनपैरेलल एक्साइज इन पब्लिक पार्टिसिपेशन। हमें दिख रहा है काफी अलग प्रकार से हमारे यहाँ पे क्या है पब्लिक को यहाँ पे पार्टिसिपेट कराने का तरीका है। और ये जो इतना बड़ा इलेक्टोरेट है, यानी कि जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जो कि वोट डालने जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन का बड़ा साइज नहीं दिखाती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो जगह जगह तक पहुंच चुके हैं, यानी कि पूरे इंडिया में इस बात पे विश्वास करा जा रहा है, पूरे इंडिया के लोग जो है वोट डालने के लिए आ रहे हैं। बेसिकली ये बात यहाँ पे कहते हैं द एबिलिटी टू कंडक्ट, एबिलिटी है हम लोगों की रेगुलर इलेक्शंस कराने की, पूरे नेशन में इलेक्शंस कराने की, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए। ऑब्वियसली बात है, इससे हमको पता चलता है हमारी कंट्री, हमारी डेमोक्रेसी काफी स्ट्रेंथन। ठीक है, कहते हैं व्हाट मेक्स, आखिर क्या चीज है जो कि इंडिया की डेमोक्रेसी को लिविंग बनाती है, जीवित बनाती है, बेसिकली वो क्या है, उसकी डाइवर्सिटी है। जो हमारे इंडिया में लोगों की विभिन्नताएं हैं, अलग अलग कल्चर के, लैंग्वेज के, ट्रेडिशंस के, रिलीजन के, रीजन के, कल्चर के यहाँ पे लोग रहते हैं, उसकी वजह से भी, एंड ऑल्सो सिटीजन का यहाँ पे एक्टिव एंगेजमेंट करना, एक्टिवली यहाँ पे पार्टिसिपेट करना इस इलेक्शन के प्रोसेस में, ये चीज है यहाँ पर जो कि इंडिया की डेमोक्रेसी को लिविंग बनाती है। कहते हैं इंडिया का जो इलेक्टोरेट है यहाँ पर इट इंक्लूड्स पीपल, यानी कि इंडिया, देखो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट का सिंपल सा मतलब सुनो यहाँ पर वोटर्स, क्या मतलब है बच्चा, वो आपके वोटर्स है। तो यहाँ पर कहते हैं कि वहां पे कौन कौन से लोग आ रहे हैं, पीपल अलग अलग लैंग्वेज के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग सोसाइटी से, अलग अलग पैसे वाले बैकग्राउंड से, सारे के सारे जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक ही डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में, एक ही जगह पर आकर, सबके सब जो इकट्ठा होकर वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हेंस जो यहाँ पे इलेक्शंस है वो कलेक्टिव एक नेशनल एक्सरसाइज है, पूरे इंडिया में जो हो रही है अलग अलग रीजन से, अलग अलग कम्युनिटी से, थ्रू द बैलॉट सिस्टम, वोटिंग सिस्टम के थ्रू। ये जो कॉन्टिन्यूस यहाँ पे पब्लिक का पार्टिसिपेशन है, इससे हमको पता चलता है इंडिया की जो पोजीशन है वर्ल्ड में वो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की है, सिर्फ और सिर्फ नंबर के टर्म्स में नहीं, बल्कि यहाँ पे जिस तरीके से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं गवर्नेंस को फॉर्म करने में, उस पर ध्यान देने में, ये भी जो है बहुत बड़ी बात है। एक बात यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट
मेंशन हो रखी है। कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड, सबसे बड़ा तो सबसे मेन फीचर है हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम का, वो है कंडक्ट ऑफ पीरियोडिक एंड रेगुलर इलेक्शंस। जो हमारे यहाँ पे टाइम टू टाइम इलेक्शंस यहाँ पर होते हैं, वो जो है मेन बात है। और उन इलेक्शंस में लोग जो है पार्टिसिपेट करने आते हैं। ये इससे हमें समझ में आता है कि आपकी डेमोक्रेसी कितनी स्ट्रेंथन है हम लोगों की। ताकि जो सब लोग हैं वो एक जगह पे आकर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सके। सिंपल सी बात है यहाँ पे। कहते हैं एक डीपर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे, और हम इस अगर हम जानना चाहें समझना चाहें, इट ऑल्सो रिक्वायर्स एन एप्रिसिएशन। यहाँ पर लोगों को जो है हमें अप्रिशिएट करना चाहिए सिटीजन्स को, कि उनका इतना बड़ा रोल है इस डेमोक्रेसी में। आप देखोगे पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी यहाँ पर, इसमें डेमोक्रेसी डायरेक्ट का और इनडायरेक्ट का दोनों का जो थोड़ा बहुत रोल होता है। इट एम्फसाइजेस ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजन। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर सिटीजन जो है वो ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो सके, ना कि सिर्फ इलेक्शंस में, बट ऑल्सो एक्टिव एंगेजमेंट यहाँ पर लोग कर सके, पॉलिसीज को शेप करने हैं, पॉलिसीज पे ध्यान दे रहे हैं बेसिकली। और ये जो पार्टिसिपेशन है यहाँ पे, वो यहाँ पर हो रहा है अलग अलग मैकेनिज्म के थ्रू, चाहे लोकल काउंसिल हो, चाहे पब्लिक कंसल्टेशन हो, एंड चाहे वो कम्युनिटी यहाँ पर खुद से बनाए, खुद से लाए ऐसे इनिशिएटिव हो। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बात करी थी, यहाँ पर बताया गया हमने क्या कि डेमोक्रेसी में हम किस किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नॉट जस्ट थ्रू इलेक्शन बट ऑल्सो थ्रू हमारे कम्युनिटी के इनिशिएटिव, ऑल्सो थ्रू लोकल काउंसिल, ऑल्सो थ्रू पब्लिक से यहाँ पर जो कंसल्ट करा जा रहा है उन सब चीजों के थ्रू। समझ में आ गई ये वाली बात आप लोगों को? अच्छा, आप देखो बच्चा, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसके बाद हमारा डिस्कशन यहाँ पे चलेगा इंडिया का ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है। बेसिकली क्या है बच्चा, ये हमारा 3 टियर है। क्या है बच्चा, ये हमारा 3 टियर लेवल है बेसिकली। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। ये जो क्या है वो 3 टियर लेवल है, आपको पता है। हमारे यहाँ पे सबसे ऊपर जो है कौन आता है बच्चा, वो आता है सेंटर लेवल। उनके बाद जो आता है स्टेट लेवल, एंड फिर जो हमारे पास बच्चा आते हैं वो आते हैं लोकल लेवल। इस लोकल लेवल में आपको ये पता है हमारे पास एक आती है पंचायत, जो कि गांव की जगह पे रूरल एरियाज में है। एक जो है बच्चा आती है हमारी म्यूनिसिपैलिटी या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो कि बड़े टाउन्स में होती है बेसिकली। ये जो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चा, हमारा ये 3 टियर जो है, 3 लेवल जो है गवर्नमेंट का सिस्टम ये बेसिकली हो जाता है। कहते हैं यहाँ पे जिससे हमको समझ में आती है एडमिनिस्ट्रेशन करने की, यानी कि शासन करने की एफिशिएंसी एंड डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन करने के बारे में। कहते हैं पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज के बियॉन्ड अगर आप देखोगे, संविधान हमें यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है, बट ऑल्सो ट्राइबल लोगों के लिए, लेकिन ट्राइबल जो हमारे आदिवासी होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर जो है हमारा जो संविधान है वो कुछ चीजें प्रोवाइड करता है। क्या क्या है उनका, उनकी हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चीजें हैं। जैसे आप देखोगे जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, यानी कि जो हमारे ये वाले रीजन है, इधर वाले नॉर्थ ईस्टर्न, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये जो हमारे 7 सिस्टर्स है, इन सब में क्या है हमारे पास कुछ कुछ में, इनमें से हमारे पास है बच्चा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द एडीसी। ये आप लोगों के लिए बच्चा बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है, विच इज कॉल्ड द एडीसी, यानी कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। क्या कहते हैं इसके बारे में, कहते हैं ये स्टैब्लिश करा गया है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, जहां पर इन लोगों को जो काउंसिल है इनको अधिकार दिया गया है कि ये अपने लॉज वगैरह और जुडिशियल अथॉरिटी, यानी कि कुछ कानून की कुछ जज करने के कुछ पावर जो इन लोगों के पास दी गई है, ताकि अपने ट्राइबल, अपने आदिवासी कस्टम्स को जो है बचा कर रख सके, अपने बेसिकली इसको रख सके। इसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए हमारे पास एक पैसा एक्ट भी है। इसके साथ साथ हमारे पास इन लोगों के पास क्या है, एक पैसा एक्ट है, व्हिच इज आल्सो नेम्ड एज पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। ऐसे एरियाज जहां पर क्या है, पंचायत को काफी बड़ा रोल है। अगर आप देखो, आप भी समझो, कहते हैं ये कब आया, 1996 में बेसिकली आया था। ये भी ट्राइबल स्टेट्स में बेसिकली होता है, जहां पे ग्राम सभा प्राइमरी डिसीजन मेकिंग बॉडी है। तो आप देखोगे यूजुअल एरियाज में, जो यूजुअल विलेजेस है, वहां पर क्या होता है कि जो ये पंचायत है इनके पास काम थोड़ा बहुत रोल है, कुछ लॉ, कुछ ऑर्डर पास करने के बेसिकली अपने एरिया में ऐसे करके। और जो ग्राम सभा है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, ग्राम सभा जो है इस पंचायत के ऊपर होती है, और इनका जो काम उसको सुपरवाइज करती है। नॉर्मल काम ये रहेगा। लेकिन यहाँ पर जिस भी जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जिनके पास एडीसी है, जिन जहाँ पर जो है पैसा एक्ट अप्लाई हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है आप लोगों का, इन लोगों के पास एक अलग पावर है ग्राम सभा के पास, ये प्राइमरी डिसीजन या लॉ मेकिंग या रूल मेकिंग बॉडी है। अपने अकॉर्डिंग जो ये लोग काम कर सकते हैं हल्का बहुत, इनके पास लॉ रूल्स को पास करने की एंड ये जज करने की आखिर ये रूल सही है या फिर नहीं है, जज न्याय प्रोवाइड करने की ये अथॉरिटी इन लोगों के पास दी गई है। ये कहाँ पर है, बेसिकली कुछ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की हम लोगों ने ये बात
करी है। समझ में आ गया बच्चा? अब देखो बच्चा बहुत कन्वीनिएंटली आप लोगों को ना यहाँ पे कुछ केस स्टडी दिखा रखी है। यहाँ पे डेमोक्रेसी को समझाने के लिए आप लोगों के पास कुछ केस स्टडी है। ये रियल लाइफ एग्जांपल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिर्फ हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, बस ऐसे सोच लिया इसको, लेकिन रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। दो तीन यहाँ पे ग्राम सभा के आपको एग्जांपल दे रखे हैं। आखिर कहाँ पे किस ग्राम सभा को क्या अवार्ड मिला, किसने क्या अचीव करा, कौन किस क्या फेमस है किस चीज के लिए, ये जो कुछ बातें यहाँ पर बहुत बेसिक सी बातें यहाँ पर है। यहाँ पे दिखा रखा है ग्रास रूट लेवल पे, यानी कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी बिल्कुल लोकल लेवल की हम बात करी गई है। आखिर यहाँ पे इलेक्शंस के साथ यहाँ पे लोगों का एक्टिवली पार्टिसिपेशन कैसे है, उससे क्या फायदे हुए हैं, क्या लोगों ने अचीव करा है, उसका देखो फर्स्ट यहाँ पे एग्जांपल आप लोगों के पास ये ग्राम पंचायत का नाम है विच इज कॉल्ड एज जेठीपुरा ग्राम पंचायत। ये कहाँ पर है? इधर ब्लॉक में है, गुजरात में है, साबरकंठा के पास, वहां पर ये पाई जाती है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इस ग्राम सभा को यहाँ पे क्यों ग्राम पंचायत का यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिया गया है, ऐसा इसने क्या करा है? तो इन ग्राम सभा जिसका यहाँ पे एग्जाम्पल लगा है, दे रखा है, इन लोगों ने कुछ ना कुछ यहाँ पे अच्छा काम करा होगा, कुछ ना कुछ अचीव करा होगा, कुछ बेनिफिट होगा, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे अच्छा होगा, तभी जो इनका जिक्र यहाँ पे करा गया। यहाँ पे हेडिंग देखो क्या है, डेवलपमेंट थ्रू पीपल पार्टिसिपेशन, यानी कि यहाँ पे मेनली यहाँ पर ये बात करने वाले हैं कि आपके लोगों ने पार्टिसिपेट कैसे करा है इन लोगों के यहाँ, उसकी यहाँ पर ये लोग डिस्कस। यहाँ पे देखो क्या लोग कहते हैं, ये जो ग्राम पंचायत है यहाँ पे इसको अवार्ड दिया गया है, बहुत बड़ा नाम है यहाँ पे अवार्ड का, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। ये इनको अवार्ड मिला है, कब मिला है? 2019 में मिला है। अभी अवार्ड जिनको क्यों मिला, ऐसा इन लोगों ने क्या अचीव किया है, उसके लिए यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, क्या इन लोगों ने अचीव किया था। इन लोगों ने किया था नॉट ओनली इंश्योर द इफेक्टिव कंडक्ट ऑफ ग्राम सभा। देखो यहाँ पे क्या होता है, ग्राम सभा क्या होता है, साल में सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 बार मीटिंग होनी होती है ग्राम सभा की, और वो भी कई विलेजेस में ऑलमोस्ट नहीं होती है। पर यहाँ पे कह रहे हैं इन लोगों ने बहुत सही तरीके से ग्राम सभा को चलाया था एंड प्रॉपरली यहाँ पे मेंटेनेंस के रिकॉर्ड मेंटेन रखे थे, ये बहुत जरूरी है होना। एंड ऑल्सो इन लोगों ने क्या किया था, स्पेशल ग्राम सभा भी ऑर्गेनाइज कराई थी, किसी स्पेशल इशू को डिस्कस कराने के लिए। दैट मींस इन लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे ग्राम सभा को ऑर्गेनाइज करवाया। अब ग्राम सभा से यहाँ पे क्या फायदा हो रहा है, आप लोगों को याद हो, ग्राम सभा एकमात्र बॉडी है इंडिया में जहां पर हमारी जो है फॉलो होती है बच्चा, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो होती है हमारी ग्राम सभा में, जहां पर जो भी 18+ लोग हैं वो सब आकर बैठते हैं और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पर लोगों की पार्टिसिपेशन की बात यहाँ पे ग्राम सभा से रिलेट करके ही बोली गई है। एक और बात यहाँ पर, यहाँ पर कहते हैं अदर इनिशिएटिव यहाँ पर क्या रहे, टाइमली, यानी कि सही, बिल्कुल सही टाइम पर, और एक्शन यहाँ पर होना, जो भी इश्यूज यहाँ पर है, जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, साफ सफाई को लेकर हो, वेलफेयर को लेकर हो, भला करने के लेकर हो, किसी भी चीज के बारे में हो, लेकिन बहुत सही टाइम पर उन सब इश्यूज को डिस्कस करा गया और उन पे एक्शन लिए गए। ये आपको यहाँ पर दिख रही है, और ये जेठीपुरा के यहाँ पे जो ग्राम पंचायत यहाँ पर बैठी हुई है, कैसे यहाँ पे लोग बैठ कर डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कहते हैं वुमेन को लेकर, चिल्ड्रन को लेकर भी इन लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन करवाया है, सब लोगों का भी। इन लोगों ने यहाँ पे कहते हैं ग्राम सभा, महिला सभा भी यहाँ पर जो है कंडक्ट कराई है, और इंश्योर करा है एडिक्वेट कोरम। कोरम का मतलब क्या होता है, जब भी कोई मीटिंग स्टार्ट होने वाली हो, एटलीस्ट मिनिमम मेंबर्स यहाँ पे होने चाहिए, कोई मीटिंग यहाँ पे होने के लिए उन मिनिमम मेंबर्स को हम लोग बोलते हैं बच्चा कोरम। तो अगर यहाँ पे सपोज अगर यहाँ पे पार्लियामेंट में 500 लोग बैठ रहे हैं, अगर 50 लोग भी नहीं आ रहे हैं तो क्या मीटिंग हो पाएगी? क्या कोरम मेंटेन हुआ? नहीं। बट इन लोगों ने इस कोरम को भी मेंटेन रखा। तो ऑल्सो यहाँ पे क्या करा, एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पे कराया इन लोगों ने मार्जिनलाइज सेक्शन, यानी कि जो एससी है, जो एसटी है, जो वुमेन है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इन सबसे भी क्या करा, इन सबका भी पार्टिसिपेशन जो है काफी अच्छा हुआ। तो ग्राम सभा का, वुमेन का, चिल्ड्रन का, जो चिल्ड्रन मतलब जो बड़े बच्चे हैं बेसिकली 18+ बेसिकली हो चुके हैं, एंड ऑल्सो यहाँ पे SC ST वुमेन वगैरह का भी, इन सबका पार्टिसिपेशन जो काफी अच्छा रहा। इश्यूज पे यहाँ पे टाइमली एक्शन लिया, बिल्कुल सही एक्शन लिया, ये इन लोगों ने अच्छे अच्छे काम। सेकंड देखो आप लोगों के पास एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन कर रखा है विच इज द साउथ, नाम देखो यहाँ पे साउथ मधुबंकल ग्राम पंचायत है, रूपाचारी ब्लॉक में है, त्रिपुरा के ट्राइबल एरियाज में है, जहाँ पे एडीसी है। अब देखो उसकी हम बात कर रहे हैं, इसको यहाँ पे नाम दिया गया हेडिंग के रूप में वुमेन फ्रेंडली पंचायत, यानी कि इन लोगों ने कुछ अच्छा काम कर होंगे वुमेन्स को लेकर, तब ये लोग वहां से कुछ ना कुछ लेकर आए हैं। देखो अभी क्या कहते हैं जो हमारे साउथ मनुबंकल ग्राम पंचायत फंक्शन करती है एज एक्टिव लोकल गवर्नमेंट। इसका यहाँ पर मेन फोकस क्या रहता है, लोगों की जिंदगियों को इम्प्रूव करने में, खास करके वुमेन की जिंदगियों को इम्प्रूव करने में। इन लोग कहाँ पे प्रमोट, इन लोगों ने काफी प्रमोट करा है वुमेन की पार्टिसिपेशन को एंड डिसीजन मेकिंग में, यानी कि डिसीजन मेकिंग अगर हो रहा है, कोई डिसीजन लिया जा रहा है, वुमेन का भी जो है क्या उसके अंदर पार्टिसिपेशन होना
चाहिए और इन सब लोगों को प्रोवाइड करिए फैसिलिटीज, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे एजुकेशन की हो, सैनिटेशन की हो, चाहे जीने की हो। पंचायत ने यहाँ पे क्या करा, ऑर्गेनाइज करे कुछ प्रोग्राम्स वगैरह को। सेल्फ हेल्प ग्रुप, ऐसे ग्रुप जिसमें वुमेन पार्टिसिपेट करते हैं, वुमेन होती है 30-40 यहाँ पे लोग होते हैं। बेसिकली क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जिसमें 30-40 वुमेन होती है, एक गाँव की होती है। वो सब जो है हर महीने कुछ ना कुछ जो है पैसे लाके डालती है, उसको जोड़ती है और फिर उस ग्रुप की जिस वुमेन को लोन चाहिए उसको लोन प्रोवाइड करती है। यहाँ पर होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ऑल्सो जब इनके पास हल्का बहुत पैसा होता है तो पैसा होने के बाद ये लोग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, सिलाई की मशीन लगवा दी, कुछ यहाँ पे लगवा दी ताकि यहाँ की वुमेन जो है काम भी कर सके। इससे हम बोलते हैं बच्चा आप लोगों की क्या, सेल्फ हेल्प ग्रुप। कहते हैं इन लोगों ने यहाँ पे ये काम करा और सही तरीके से गवर्नमेंट की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करवाया अपने गाँव। कहते हैं they also work towards improving cleanliness, साफ सफाई में, एजुकेशन में, सोशल अवेयरनेस में इन लोगों ने भी काम करा। वुमेन के वेलफेयर का ध्यान रखा है, इंक्लूसिवली हर एक सेक्शन की वुमेन को इंक्लूड कराया गया। इसलिए यहाँ पर बोला गया इसको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा नेशनल लेवल पे इसको नाम दिया गया था वुमेन फ्रेंडली पंचायत। कहते हैं यानी कि ऐसे जो केस स्टडीज है उससे हमको समझ में आता है कि डेमोक्रेसी जो है सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे नहीं होती। समझो, हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी को हमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के टाइम तक सीमित नहीं रखना है। इलेक्शन हो गए, दाल आए, चॉइस मिल गई, फ्री फेयर हो गया, डेमोक्रेसी हो गई, जी हम तो जीत गए, हमारी बढ़िया डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पर वो भी होता है जो भी नहीं हो रहा। जो अभी सोनम वांगचुक जी को जो अरेस्ट कर लिया गया है, वेयर द हेल इज आवर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी कहाँ है? अगर उनको अरेस्ट करा है, हमारी गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, जवाबदेही है, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, हमारी नीड्स को सुना जाता है, रिस्पॉन्स दिया जाता है। अगर वो रिस्पॉन्स ऐसा हो तो डेमोक्रेसी नहीं होती है। तो कैसे मैं कहूँ कि हाँ जी हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, बट इन बुक्स की हमेशा कहती हूँ मैं, ऑन ग्राउंड रियलिटी सिविक्स में बहुत अलग होती है। अगर बुक में लिखा हुआ डेमोक्रेसी है, अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, तो नहीं है, एक्चुअल में हम देख रहे हैं कुछ और हो रहा है। ठीक है, तो कहते हैं यहाँ पे जब सिटीजन एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पर पंचायती राज वगैरह में, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी रिस्पॉन्सिव बनती है। रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्स देगी गवर्नमेंट, रिस्पॉन्स अगर ऐसा वो अरेस्ट कराने वाला तो रिस्पॉन्स मत दो। इंक्लूसिव होती है, इफेक्टिव होती है। ठीक है, डेमोक्रेसी वर्ड ऑल्दो मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा आज बार बार, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, बिकॉज हमारी कंट्री ऐसा कोई काम कर नहीं रही है हमारी सरकार, इसको मैं डेमोक्रेटिक बोल सकती हूँ। कहते हैं इट सीक्स टू प्रमोट पार्टिसिपेशन, यहाँ पर वो फेयरनेस हो, लिमिट हो, यहाँ पर पावर में लिमिट लगा सके, एंड डिसएग्रीमेंट उसको पीसफुली उसको रिजॉल्व करा सके, जो कि अभी नहीं हो रहा है। अच्छा, फिर देखो यहाँ पर कहते हैं डेमोक्रेसी हाउएवर इज नॉट लिमिटेड टू फॉर्मल इंस्टीट्यूशन बट ऑल्सो यहाँ पे स्पिरिट जो यहाँ पर है वो एक्सपेंड होती है एवरीडे सोशल लाइफ। एक्चुअली पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो मेरा, तो यहाँ पर बोल रहे हैं ये लोग कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन तक या फिर फॉर्मल इंस्टीट्यूशन तक नहीं है, सरकार तक ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे एवरी डे हर दिन की सोशल आम जिंदगी में भी डेमोक्रेसी इन्वॉल्व हो रही है, हो रही थी। आप लोगों ने अच्छा काम नहीं करा, आप लोग लॉस नहीं लेकर आए, आप लोगों ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेकार कर दिया है। ठीक है, तो कहते हैं कि यहाँ पर सिविल सोसाइटी हो गया, जैसे कि एनजीओ वगैरह हो गए, हमारे कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो गई, या कुछ रिलीजियस ग्रुप वगैरह हो गए, कोऑपरेटिव हो गए। देखो कोऑपरेटिव का मतलब बेसिकली क्या होता है, ऐसे ग्रुप जिनका सेम मोटिव हो, वो लोग जो सेम मोटिव से एक साथ आते हैं उन्हें हम बोलते हैं हमारे कोऑपरेटिव, ताकि वो जो सब लोग हैं एक साथ मिलकर जो है वो एक साथ काम कर सके। कहते हैं इन लोगों ने यहाँ पे अडॉप्ट करी है ऐसी कुछ चीज। आज अगर बात करेंगे हम राइट टू वोट की, अब वुमेन को कहाँ कहाँ पर कब जो है वोटिंग राइट्स मिलेंगे। यहाँ पे देखो कहते हैं वुमेन, बहुत सारी कंट्रीज में वुमेन ने बहुत स्ट्रगल करा है, काफी स्ट्रगल करा है ताकि उन लोगों के पास राइट टू वोट आ सके, वो लोग वोटिंग राइट्स पा सके। आप देखो कि ब्रिटेन में जो वुमेन है उन लोगों को पूरे वोटिंग राइट मिले सिर्फ और सिर्फ 1928 में। आप देखो प्रॉपर स्ट्रगल करने के बाद ब्रिटेन की वुमेन को अधिकार मिले वोट डालने के 1928 में। यूएसए की वुमेन को मिले 1920 में। काफी मूवमेंट वगैरह करके इन सबको समझ में आता है कि डेमोक्रेसी जो है यहाँ पर ग्रेजुअली धीरे धीरे करके जो एक्सपैंड हुई है। लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट इसकी बजाय इससे अलग जो इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे अलग हुआ, यहाँ पे कुछ और हुआ है। कहते हैं इंडिया के जो वुमेन है देवर ग्रांटेड द राइट टू वोट, यानी कि हमारे इंडिया के वुमेन ने एज सच वोटिंग के अधिकार को पाने के लिए स्ट्रगल नहीं करा है, एंड दैट इज सो ट्रू। हमारे यहाँ पे जो मूवमेंट्स हुए वो सब हुए फ्रीडम के स्ट्रगल के, और जब स्ट्रगल पा लिया, स्ट्रगल करके हम लोगों ने आजादी पा ली, तो हम लोग को ऑटोमेटिकली अधिकार दे दिएगा, बिकॉज हम लोग पहले देखते आ रहे थे इतने सालों से क्या हो रहा था। तब जो हम लोगों ने हमारी वुमेन को अधिकार में दे दिए गए संविधान की सभा के द्वारा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा।
कहते हैं जब हमारा संविधान बन रहा था, जब उस टाइम पर 1950 में यूनिवर्सल अडल्ट डिफरेंशिएट, आप लोगों को इसका मतलब मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। यूनिवर्सल का मतलब होता है हर एक इंसान, मेल फीमेल नो मैटर, रिच पुअर नो मैटर, काला गोरा नो मैटर। अडल्ट का मतलब हुआ जब वो पर्सन जो है 18+ का हो गया। और तो पहले जब संविधान आया था तब ये जो एज थी वो थी 21 एज थी, कि जब वो इंसान जो है 21 का हो जाएगा तब जो उसको वोटिंग राइट्स मिलेंगे। बट अगर बाद में जो है 1988 में इसको रिड्यूस कर दिया गया था, 18+ को कर दिया गया था। एंड फ्रेंचाइज का मतलब होता है बच्चा आप लोग को राइट टू वोट, यानी कि हमें वोटिंग के अधिकार दे दिए गए थे आज सारे ही सिटीजन को, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन की इंडियन वुमेन के पास आराम से उनको ऐसा बैटल नहीं करना पड़ा था सिक्योर करने के लिए वोटिंग के राइट्स। कहते हैं हाउएवर इससे मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे पास इक्वल पार्टिसिपेशन आ गया। बहुत जगहों पे आपको पता है इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं है और था भी नहीं। आप देखोगे बेसिकली वहां पर पार्लियामेंट में या असेंबलीज में हमारे पास बहुत बाद में अधिकार आया है कि हम लोगों को जो पार्टिसिपेट करने दिया जाए, एज कैंडिडेट बन सके हम लोग, तो रिजर्वेशन के थ्रू। वो यहाँ पर कुछ चीज है। अब देखो यहाँ पर आ गया पॉइंट, रिजर्वेशन वाला पॉइंट। वुमेन का रिजर्वेशन है लोकल बॉडीज, यहाँ पर आखिर लोकल बॉडीज यानी कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज में वुमेन का यहाँ पे रिजर्वेशन है कि आखिर कितनी वुमेन आएंगी। 33% जो है, 1/3 जो सीट्स है वो वुमेन के लिए रिजर्व होंगी। ये बात जो है धीरे धीरे करके निकल कर आएगी। कहते हैं जो एम्पावरमेंट यहाँ पर वुमेन की, तो वुमेन को यहाँ पे एम्पावर करा गया है, तो कुछ अधिकार दिए गए हैं। दैट स्टार्ट्स विद एक्टिव पार्टिसिपेशन इन इंस्टीट्यूशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। बहुत अच्छी लाइन लिखी है ये। कहते हैं जो हम बार बार ये गाते फिरते हैं ना, वुमेन को एम्पावरमेंट देना, अधिकार देना एक्सेट्रा, वो यहाँ पर तब भी होगा जब हमें ये इंश्योर करेंगे कि जहां पर डिसीजन लिए जा रहे हैं उस लॉ मेकिंग बॉडी में, उस डिसीजन मेकिंग जगह पर, पार्लियामेंट में, असेंबलीज वगैरह में, वहां पर भी वुमेन को एक्टिवली पार्टिसिपेट कराया जाए। तब ये बात यहाँ पर आएगी कि हाँ जी, वुमेन का यहाँ पर रोल है डिसीजन मेकिंग में भी। कहते हैं जो आर्टिकल 243 क्लॉज डी है वो हमारे संविधान का, उसमें बोल रखा है यहाँ पर 1/3 रिजर्वेशन जो है वुमेन का होगा यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर जो होंगी इलेक्शन की पंचायत में। और यहाँ पर 21 स्टेट्स एंड 2 यूटीज जो है ये और भी आगे जो है जाती है, कुछ इन सब में बोलते हैं 50% रिजर्वेशन जो है यहाँ पर हो गए। सेम ऐसे बोलते हैं यहाँ पे देखो ये क्लॉज डी है, यहाँ पे क्लॉज टी है, बस जहाँ म्युनिसिपैलिटी की बात करी गई है कि यहाँ पर 1/3 रिजर्वेशन होगा यहाँ पर वुमेन के लिए। ठीक है, और यहाँ पे 17 स्टेट्स और एक यूटी यहाँ पर कहती है कि हम 33%, देखो अगर 1/3 सीट दे रहे हैं दैट मीन 33% रिजर्वेशन की यहाँ पर बात करी गई है। तो इन कुछ जगहों पे यहाँ पर क्या है 33% ही, बट कुछ जो स्टेट्स है वो आगे जाती है और कहती है भैया हम तो वुमेन को 50% रिजर्वेशन देंगे। ये जो बात यहाँ पे क्या हुई, वुमेन का रिजर्वेशन इन द लोकल बॉडीज। अच्छा अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है बट यहाँ पर वो है कि पार्लियामेंट में आप देखोगे और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, इन दोनों जगहों पे 2023 में वुमेन नारी शक्ति अभियान के तहत यहाँ पर भी वुमेन को 33% का रिजर्वेशन जो है वो दे दिया गया है। समझ में आ गया बच्चा? अब देखो हम नेक्स्ट बात करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005। कहते हैं जिसके तहत आप हम डिस्कस भी करा था हम लोगों ने, जहां पर हम लोग गवर्नमेंट से हम जो क्वेश्चन पूछना चाहे हम लोग क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर कहते हैं ये एक्ट आया 2005 में, ये लाया गया था डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू, यहाँ पे लॉज के थ्रू बेसिकली आया था ये। धीरे धीरे करके यहाँ पे सिटीजन्स ने, जर्नलिस्ट ने, एनजीओ वगैरह ने, सोसाइटीज वगैरह ने, इन सब लोगों ने क्या किया था, काफी प्रोटेस्ट करे थे, काफी कंसर्न रेज करे थे कि आखिर ट्रांसपेरेंसी कहाँ है। जब तक ये एक्ट नहीं आया था उससे पहले की बात कर रहे हैं, उन लोगों ने पूछा आखिर ट्रांसपेरेंसी क्या है, अगर हमें आपसे क्वेश्चन पूछना हुआ हम आपसे क्वेश्चन आखिर पूछेंगे कैसे, आपकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ है, ये सब चीज यहाँ पर बात करी गई थी। तब जो इस पर डिस्कशन हुआ पार्लियामेंट्री कमिटीज वगैरह के द्वारा, दैन जो है इस डिस्कशन से यहाँ पे क्या बन के आया था, हमारा एक लॉ बन के आया व्हिच वाज द प्रपोजल फॉर द आरटीआई एक्ट, यानी कि जहाँ पे बोला गया कि ठीक है ऐसा करते हैं, हम एक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लाते हैं जिससे आप लोग को जो हमसे पूछना हो एट अ पर्टिकुलर टाइम आप लोग हमसे वो पूछ सको। ये रिव्यू करा गया था, बहुत से एक्सपर्ट ग्रुप वगैरह ने, काफी डिबेट हुआ ये पार्लियामेंट में, रिफाइन करा गया इसको, चेंजेस करे गए इसके अंदर, काफी कंसल्टेशन वगैरह के थ्रू वहां पे काफी चीजें हुई। एंड एट दैट यहाँ पे क्या हुआ था, इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है उन लोगों का यहाँ पे काफी बड़ा रोल रहा था शेप करने में इस फाइनल लॉ को, जिसमें यहाँ पे लोगों ने बोला था, बात करी थी नेशनल सिक्योरिटी की एंड सही तरीके से शासन करने की। एंड बोला गया यहाँ पर आफ्टर बीइंग पास बाय द पार्लियामेंट, कि जब यहाँ पे इसको पार्लियामेंट ने पास कर दिया था, ठीक है, तो आरटीआई जो है वो आ गया फाइनली 2005 में हम लोगों के पास। इस एक्ट से क्या हुआ, हम लोग जो सिटीजन है वो इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से,
अलग अलग ऑफिशियल से, लोगों से, गवर्नमेंट से, बेसिकली हमें समझ में आएगा हाँ जी वो अकाउंटेबल है और वो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की तरफ लेके जा रहे हैं। समझ में आ गया जी। कहते हैं एग्जाम्पल से हमको समझ में आता है कि जो सिविल सोसाइटीज है या इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं वो यहाँ पर कैसे वर्क कर रहे हैं। आप देखोगे सोसाइटी जो है वो बड़े लेवल पर है, कम्युनिटी जो है वो बड़े लेवल पर है, गवर्नमेंट उससे बड़े लेवल पर। तो हम लोगों का एज अ ब्रिज, एज यहाँ पर गैप यहाँ पर ये लोग फिलअप कर रहे हैं। हम लोगों के सवाल गवर्नमेंट से ये लोग पूछ रहे हैं। ठीक है जी। कहते हैं अच्छा एक वर्ड यहाँ पर है बच्चा, थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, campaigns and community के organization, they help make democracy more inclusive and responsive। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कहते हैं कैंपेन्स के थ्रू, यहाँ पे कम्युनिटी और कम्युनिटी की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन सबके थ्रू यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है वो और ज्यादा ही इंक्लूसिव बन रही है, जहाँ पे सबको इंक्लूड करा जा रहा है। रिस्पॉन्सिव बन रही है, ऑल्दो बन नहीं रही है, बट यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे देखो बच्चे वर्ड आया जिस कॉल्ड द PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका देखो मतलब क्या होता है। फॉर सपोज यहाँ पर आपने देखा कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ, किसी इंसान के साथ बहुत बुरा हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन यहाँ पर हो रहा है, ज्यादा काम करा रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, कुछ भी यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करा, बट उस गरीब इंसान की इतना अफोर्ड वो नहीं कर पाएगा कि वो केस फाइल करे, कोर्ट के पास जाए, केस फाइल करे, लॉयर हायर करे, यहाँ पे कुछ भी ऐसा करे, वो नहीं कर पाएगा। तो उसके बदले आपने क्या करा, आपने खुद के लिए, आपका कोई आपका इंटरेस्ट नहीं है, खुद का इंटरेस्ट नहीं, बल्कि आपने क्या करा, आपने पब्लिक इंटरेस्ट के लिए एक केस फाइल कर दिया, जो कि सरकार के पास, जो कि मतलब कोर्ट के पास जाएगा। एंड वो सिर्फ और सिर्फ समझो एक और सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर को भी एज अ PIL कंसिडर कर लेंगे, बिकॉज आपको अपने बेनिफिट के लिए नहीं कर रहे हो, आपको किसी पब्लिक के लिए करो, आप किसी नॉर्मल इंसान के लिए कर रहे हो। उसे हम लोग बोलते हैं बच्चे क्या, आप लोगों का PIL। समझ में आ गई जब वाली बात। अच्छा, फिर देखो यहाँ पे आप लोगों से क्या बोल रहे हैं, आखिर अब इस डेमोक्रेसी को लेके जो है कुछ चैलेंजेस भी हमारे पास ऑब्वियस सी बात है वो होते हैं। क्या चैलेंजेस है उसके बारे में जिक्र अभी हम लोग करेंगे। ऑब्वियस सी बात है हमें इस डेमोक्रेसी को कॉन्स्टेंटली यहाँ पे केयर चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, एंड यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेशन चाहिए, यहाँ पे कई इंस्टीट्यूशन का और सिटीजन का, यहाँ पे सब लोग जो है लोग पार्टिसिपेट कर सके। जो संविधान है हमारा वो लोगों को वैल्यूएबल राइट्स प्रोवाइड करता है, सारे ही सिटीजन को। हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास, कुछ इंडिविजुअल्स हैं हमारे पास जो कि इन अधिकारों को रिस्पॉन्सिबली निभाते हैं। कहते हैं एवरीडे लाइफ में भी हमारे पास कुछ चैलेंजेस हमारे निकल कर आते हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा। कहते हैं दिस एक्शन सच एज डैमेजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो जैसे आप पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो, बेसिकली अगर आप मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत इन्फॉर्मेशन को अगर आप लोग स्प्रेड कर रहे हो, अगर आप लोग पब्लिक रूल्स को वायलेट कर रहे हो, वो तोड़ रहे हो बेसिकली, तो आप लोग डेमोक्रेसी की जो वैल्यूज है उन सबको वीक कर रहे हो, जाहिर सी बात है। सिमिलरली यहाँ पर इनडिफरेंस यहाँ पर है टुवर्ड्स पब्लिक इश्यूज, यानी कि सब लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव है यहाँ पर टुवर्ड्स पब्लिक इश्यूज, वो भी यहाँ पे डेमोक्रेसी की हेल्थ पे इम्पैक्ट डाल सकते। जो काम नहीं करते हैं वो लोग, बेसिकली उनकी बात यहाँ पर करी जा रही है। कहते हैं इंडिया ने यहाँ पे काफी प्रोग्रेस, क्योंकि जो सब में बहुत थ्योरेटिकल चीजें सब कुछ, मतलब ऐसा कुछ प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करने का ऐसा कुछ बहुत नहीं है। जैसे आप उसको समझ भी लेंगे ऐसे ही बहुत समझ में आ जाएगा, वन शॉट पता है इतना। ठीक है। अच्छा कहते हैं यहाँ पे इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस करी है इंश्योर करने में रिप्रेजेंटेशन को, पार्टिसिपेशन को। हाउएवर इट कंटिन्यूज टू फेस सेवरल चैलेंजेस, यानी बोल रहे हैं इंडिया ने यहाँ पे अब तक काफी कुछ कर लिया है ताकि यहाँ पे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में या लोगों के एक्टिव पार्टिसिपेशन में। इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास क्या है कुछ चैलेंजेस है, सच इसमें अभी आप लोगों से बात करी थी, इलिटरेसी यहाँ पर, मिस इन्फॉर्मेशन का स्प्रेड है और इनइक्वालिटी वगैरह हमारे पास यहाँ पर मेंशन करी गई। कहते हैं आज के टाइम पे आप देख रहे हो फेक न्यूज का फैलना, खासकर सोशल मीडिया के थ्रू, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ये तो भैया बहुत ही बड़ा कंसर्न बन चुका है। और ये जो गलत इन्फॉर्मेशन होती है ये पब्लिक की ओपिनियन को ऑब्वियसली बात है इन्फ्लुएंस करेगी, प्रभाव डालेगी। अगर कोई भी ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन कोई रील्स के थ्रू फैली है तो हमें से बात हम लोग के माइंड तक पहुंच चुकी है, हम उससे अपना माइंड बनाओ यदि ये जो है सच होगा, हमारे ओपिनियन को, हमारे व्यूज को फिर ना कि ऑब्वियसली बात है वो इन्फ्लुएंस करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ कंफ्लिक्ट आए, लड़ाई होगी, प्रॉब्लम्स होगी। कुछ इश्यू जैसे कि पॉवर्टी हो गया या फिर रीजनलिज्म है, जहाँ पे लोग जहाँ रह रहे हैं, या जेंडर इनइक्वालिटी हो गया, मेल को ज्यादा फीमेल को कम समझना, एंड सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट करना, बेसिकली ये सब भी यहाँ पे बैरियर्स है इक्वल पार्टिसिपेशन। उन्होंने यहाँ पे समझा रखा बेसिकली चैलेंजेस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे डेमोक्रेसी। अब देखो बच्चा नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास व्हिच इज कॉल्ड एज इमरजेंसी, इमरजेंसी पीरियड। देखो ये क्या है, जब भी हमारी कंट्री यूजुअल वर्क कर रही है तब हमारी कंट्री में लॉज बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल यहाँ पे काम हो रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत वाली बात है सच नहीं है, नॉर्मल लॉज रूल सब पे अप्लाई हो रहे हैं, सब ठीक है। बट इन केस ऐसा यहाँ पर हो रहा है कि हमारी कंट्री में अगर इमरजेंसी लग गई है,
उस टाइम पे आप समझो सारे जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास, बोलने का, कहने का, इक्वालिटी का, कहीं जाने का, ऐसा अधिकार है, सब कुछ छीन लिया जाएगा। ये कब होगा? जब कुछ इमरजेंसी लगी हो। इमरजेंसी कब लगेगी? या तो हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं इंटरनली स्टेट के बीच में कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर होगी, या फिर बाहर से किसी कंट्री नाम पे अटैक कर दे तो कोई वॉर यहाँ पर हो गया है, या फिर हमारी कंट्री में जो एक गवर्नमेंट है स्टेट की वो सही से काम नहीं कर रही है, या फिर हमारी कंट्री में भुखमरी छा चुकी है। इन सब केसेस में जो है क्या होगा, हमारी जो कुछ फंडामेंटल राइट्स है वो हमसे छीन लिए जाएंगे, हम लोगों के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाएंगी। इसी पीरियड को जो हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, हमारे बोलते हैं इमरजेंसी पीरियड। ऐसी एक इमरजेंसी आप समझो, एक इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 में, ये 2 साल के पीरियड थी। 77 तक जो ये इमरजेंसी लगाई गई थी, ये लगाई थी बेसिकली हमारे इंदिरा गांधी जी, हमारी प्राइम मिनिस्टर ने जो है लगाई थी। हमारी ठीक है, कहते हैं जब उनका काफी क्या हुआ था इस टाइम पे, अर्ली 1970s में देखेंगे हम, लोग जो है ना काफी डिससेटिस्फाइड थे हमारी सरकार से, जो गांधी चला रही थी, इंदिरा गांधी जी। उस टाइम पे क्या हुआ था, एम्प्लॉय, क्योंकि जो अब देखो लोग बाग नाराज आखिर कब होंगे सरकार से, प्राइसेस बहुत बढ़ रहे होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहा हो सब, है ना? तब जो ऐसा हो रहा होगा, एलिगेशन यहाँ पे लग रहे थे कि आखिर ये जो है हमारे देश को सही से चला नहीं रही है, ये वाली बातें भी यहाँ पे निकल कर आई थी। अब इन सब की वजह से जो है क्या हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत तगड़ा से था, प्रोटेस्ट चल रहे थे काफी अच्छे। बट एकदम से जून 1975 में ये नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज कर दिया गया सरकार के द्वारा। एंड नेशनल इमरजेंसी क्या है? नेशनल इमरजेंसी का मतलब होता है वो इमरजेंसी जो तब लगे जब या तो कोई वॉर हुआ है, या फिर इंटरनली यहाँ पर स्टेट्स है यहाँ पर उनमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तब जो है लगती है हमारी क्या, नेशनल इमरजेंसी। उसको जो एकदम से लगा दिया यहाँ पर गया था, ये बोलकर कि यहाँ पर डिस्टरबेंस काफी क्रिएट हो रही है हमारी स्टेट्स में, इंटरनल, ये वाली बात यहाँ पे कही गई थी, ऑन ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टरबेंस। कहते हैं इस पीरियड को, इस दौरान क्या होता है, इस टाइम पीरियड पे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं उन सबको सस्पेंड कर देते हैं, जो प्रेस की फ्रीडम है उसको हटा देते हैं। प्रेस के पास, प्रेस को अब सेंसर कर दिया गया है, यानी कि अब जो प्रेस है, जो मीडिया है, सोशल मीडिया, मीडिया बेसिकली, वो बिना गवर्नमेंट की परमिशन के कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बोला गया, जो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो एक्टिविस्ट वगैरह जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन सबको जो अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये जो है कुछ चीजें यहाँ पर होती है जो हमारे यहाँ पे इमरजेंसी लग जाती है। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उन सबको यहाँ पर रोक देते हैं, एंड जो लोगों की फ्रीडम है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। अच्छा, कहते हैं ये जो मास मूवमेंट यहाँ पर हो रहे थे बेसिकली, तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा, जो कि पॉलिटिकल लीडर हैं और थिंकर भी हैं, जिनको लोकनायक भी बाद में जो है कहा गया था, इन लोगों ने यहाँ पर बिहार में, गुजरात में लोगों को धीरे धीरे करके वो सड़कों पर लेकर आए थे, उनसे जो है बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशन करवाए। इमरजेंसी जो है बेसिकली हटा दी गई 2 साल बाद 77 में। इलेक्शंस यहाँ पर होते हैं और ये गांधी की सरकार जो है बहुत बुरी तरह से हार जाती है। ठीक है, डिफीट होती है यहाँ पे, बाद में जो दूसरी यहाँ पर गवर्नमेंट निकल कर आती है, जिससे हमको ये समझ में आता है कि आखिर बहुत जरूरत है हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कराने। एक बात यहाँ पे और समझना, हमारे पास देखो यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं 3 आर्टिकल्स। आर्टिकल नंबर 352 जो जिसमें आती है नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 356 जिसमें आती है हमारी स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 360 जिसमें आती है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखो नेशनल का मतलब समझ में आ गया आपको, नेशनल इमरजेंसी कब लगेगी, जब या तो हमारी कंट्री में बाहर से कोई वॉर हो गया हो, या हमने अटैक कर दिया हो, तो हम लोग अटैक करते नहीं है, बस हमारी हम नो फर्स्ट अटैक, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हम लोग फॉलो करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आगे बच्चे का अपन थ्री आर्टिकल 56 जिसमें क्या है हमारे पास है स्टेट इमरजेंसी। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि मान लो उस पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट है, जो सीएम है, जो सरकार वर्क कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट वो सही से वर्क कर नहीं रही है, तब जो है क्या होगा, इन दैट केस ये अप्लाई हो जाएगा, एंड स्टेट गवर्नमेंट हट जाएगी कुछ टाइम के लिए, एंड जो पावर होगी वो प्रेसिडेंट के पास आ जाएगी। अब प्रेसिडेंट जो है उस पर्टिकुलर स्टेट को चलाएंगे। एंड फिर जो हमारे पास आएगा आर्टिकल 360 जिसमें आती है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर हमारी कंट्री में कभी भुखमरी छा गई अगर कभी, तब जो है ये लगती है, और तो आज तक भी इमरजेंसी हमारे यहाँ पर नहीं लगी। समझ में आ गया बच्चा? फिर देखो हमारे पास नेक्स्ट हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, हमें समझ में आता है हमारे डेमोक्रेसी एंड यू वाले पार्ट की आगे, और जो यहाँ पर क्या बातें कही गई। अच्छा, समझो इस पर्टिकुलर पॉइंट को, कहते हैं बीइंग वेल इन्फॉर्म, आप लोगों को अपने देश के बारे में सही बात है सब कुछ पता होना, ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पता होना चाहिए अभी देश में क्या चल रहा है, आपको पता होना चाहिए अभी सोनम वांगचुक जी को अरेस्ट कर लिया गया, आपको पता होना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्या करा उन्होंने देश के लिए क्या किया था, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सब चीजें आपको जो है पता होनी चाहिए। न्यूज़पेपर्स पढ़ना चाहिए आप लोगों को, न्यूज देखना चाहिए, प्रोग्राम देखने चाहिए, आपको इंटरनेट का बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन, नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, बट सही इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों तक पहुंचे ये बहुत जरूरी है।
ताकि आप लोग बहुत सही बातों को समझ सको, आप मिस अंडरस्टूड या मिस इंफॉर्मेशन आप लोगों तक ना पहुंचे। अब देखो यहाँ पे तो वर्ड यहाँ पे लिखे गए हैं, नेशनल सर्विस स्कीम विच इज कॉल्ड एनएसएस एंड नेशनल कैडेट कॉर्प्स विच इज कॉल्ड एनसीसी। ये यहाँ पर ऐसे कुछ प्रोग्राम हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए हैं सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, यानी कि एज अ सिटीजन आप लोगों के पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की सही जीने की, डिसिप्लिन की, लाइफ को मेंटेन करने की, ये यहाँ पर कुछ प्रोग्राम लाए गए हैं इन चीजों को आपके अंदर लाने की। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, अवेयरनेस के लिए एंड डेमोक्रेटिक आइडियल्स के लिए आप लोगों के मन में रिस्पेक्ट हो, उसके लिए यहाँ पे ये कुछ प्रोग्राम्स लाए गए। अब देखो ये प्रोग्राम्स है क्या बेसिकली, आप यहाँ पे समझो। फर्स्ट यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एनएसएस विच इज नेशनल सर्विस स्कीम। क्या मतलब है इसका, ये क्या करता है, स्टूडेंट्स को एनकरेज करता है कि वो सोसाइटी को सर्व कर सके एंड कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट कर सके, यानी कि कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के लिए कर रहे हैं, ट्रीज प्लांट कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे काम करना बेसिकली यहाँ पर क्या सर्विस स्कीम है। तो यहाँ पे सोसाइटी को सर्विस देने की यहाँ पर बात करी जा रही है। एक यहाँ पे एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स, क्रॉप नहीं है, देखो फसलों की बात नहीं कर रही, कॉर्प की बात कर रही हूँ। तो कॉर्प देखो यहाँ पर क्या होती है बेसिकली, एक ऐसे यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। इस स्कूल में यूजुअली होती है ये, हर स्कूल में ऑलमोस्ट ये यहाँ पे स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं अच्छे डिसिप्लिन के लिए, लीडरशिप के लिए और देशभक्ति के लिए प्रॉपरली। और बेसिकली परेड कराने में इनका काम होता है, फिर डिजास्टर रिलीफ में ये लोग हेल्प करते हैं, सर्विस में ये लोग हेल्प करते हैं। इनका जो है वो आप लोगों ने ड्रेस इनकी देख रखी होगी, खादी वर्दी है, ऊपर जो रेड कलर का फेदर बेसिकली लगा होता है। इनकी जो है व्हाइट कलर की ड्रेस होती है एनएसएस वाला, ठीक है। ये हमारे पास कुछ, तो देखो यहाँ पर और भी कुछ डिजिटल और नॉन डिजिटल तरीके हैं जिससे आप डेमोक्रेसी में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या क्या देखो, क्या क्या चीज हमारे पास यहाँ पे है, हमें सब को समझना चाहिए। संविधान को समझने के बाद हमें हमारे पास कुछ ड्यूटीज है फंडामेंटल, है ना, वो हमें फॉलो करनी चाहिए। देश की वैल्यू से अवॉइड करना, एनवायरमेंट को जो है प्रोटेक्ट करना, ये हमारी कुछ ड्यूटीज है। हमें लीडरशिप लेनी चाहिए स्कूल में और कम्युनिटी में, ध्यान रखना चाहिए, पावर लेनी चाहिए। हमें मीडिया लिटरेट, बी मीडिया लिटरेट, यानी कि हमें क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है सोशल मीडिया पे वो सही है नहीं है। आप प्रॉपर विश्वास करते हो, जो आप लोग उसको एक्चुअल में सर्च कर लो, आप रिसर्च कर लो उसके ऊपर। फिर यहाँ पर बोल रहे हैं भारत के स्काउट्स एंड गाइड्स। बेसिकली ये स्काउट्स या गाइड्स कौन होते हैं, बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो कि सिखाते हैं, यहाँ पर सिखाया जाता है लाइफ की स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, कैरेक्टर बिल्डिंग में यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो ये जो है कुछ नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज होती है। एनसीसी एनएसएस पढ़ चुके हो आप लोग, यहाँ पे तो भारत स्पोर्ट्स एंड गाइड्स, क्योंकि यहाँ पे हमें लाइफ की स्किल सिखा रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर ये लोग सिखाते हैं। समझ में आ गया जी। नेक्स्ट देखो यहाँ पर बात यहाँ पर कर रहे हैं हम, लास्ट पॉइंट हम लोग का रह गया है बिल्कुल। डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्शन तक सीमित नहीं है, हमने वो बात कर चुके हैं हम लोग। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं है, बल्कि इंस्टीट्यूशन, सॉरी, ऐसे इंस्टीट्यूशन के द्वारा शेप करा गया है जहाँ पे एक्टिव सिटीजनशिप को हम लोग काफी फोकस कर रहे हैं, काफी उस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। फ्रॉम अर्ली आइडियाज ऑफ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, हम लोग पढ़ चुके हैं, या फिर पहले भी जो है किस तरीके से कलेक्टिवली डिसीजन मेकिंग होती थी, महाजनपद, बाजी, मल्ला कॉन्फ्रेंस, आप लोग को इस तरह से पढ़ा चुकी हूँ पार्ट नंबर 1। ये जो हम लोग पढ़ चुके हैं, वहां से लेकर के आज तक जो मॉडर्न रिपब्लिक है, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, वहां तक हमारा आना, वहां तक हमारा इवॉल्व होना, ये इंश्योर करते हुए कि जो एक्सरसाइज है यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी के साथ हो रही है। जो गवर्नमेंट है वो आज तक के लिए क्या अकाउंटेबल हो, कैप्चर में वो नहीं है ऑल दो, ठीक है। कहते हैं जो डेमोक्रेसी इंडिया के हमको पढ़ चुके हैं, बहुत बड़ी है, विभिन्न है और रेजिलियंस, यानी कि गलत को रोकने वालों में से है, जो ऑल दो आजकल नहीं हो रहा है। कहते हैं फंक्शन करते हैं इलेक्शंस के थ्रू, हमारे पास कुछ वैल्यूज है, एवरीडे हमारे कुछ नॉर्मल सोसाइटी कुछ प्रैक्टिसेस है, हमारे पास कुछ चैलेंजेस फिर भी है हमारे पास, पब्लिक के पार्टिसिपेशन का, इलिटरेसी का, नॉर्म्स को फॉलो करना, मिस इन्फॉर्मेशन, ये सब चीजें, पॉवर्टी वगैरह। अल्टीमेटली यहाँ पे लाइन समझो, द स्ट्रेंथ ऑफ अ डेमोक्रेसी डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन इट्स इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है वो सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट, वहां तक सीमित नहीं है, बट ऑल्सो स्ट्रेंथ यहाँ पर कहाँ, बट ऑल्सो लॉज पर, और लॉज के साथ साथ यहाँ पर सिटीजन पर यहाँ पर है। वो सिटीजन जिनका रिस्पॉन्सिबल होना, वो सिटीजन जिनका इन्फॉर्म होना बहुत जरूरी है, अपनी सोसाइटी को शेप देने के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट कर। समझ में आ गया आप लोगों को ये कुछ बातें। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग लास्ट बात करते हैं आपके बिफोर मूव ऑन वाले कुछ पॉइंट्स पे। आखिर इससे पहले हम लोग चैप्टर एंड कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बातें बोली थी, यहाँ पे पहले यहाँ पर बोलते हैं डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर क्या है, सेल्फ गवर्नेंस है, यहाँ पे हम लोग खुद भी खुद पर राज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं हो रही है,
बट ग्रास रूट लेवल पर भी ये फॉलो हो रहा है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है, रूल्स है, प्रैक्टिसेस है यहाँ पर, जहाँ पे लोग बाग डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सके डिसीजन मेकिंग में, लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे एंड द नेशनल लेवल पे। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन तक सीमित तो बिल्कुल भी नहीं है, ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ मैं। कहते हैं यहाँ पे डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है वहाँ पे प्रिंसिपल्स के द्वारा गाइड है। हम लोगों ने पढ़े हुए प्रिंसिपल्स, ट्रांसपेरेंसी है, पार्टिसिपेशन है, इंक्लूजन है, सबको यहाँ पे इंक्लूड करना, सही तरीके से इक्वालिटी लेकर आना, एंड अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही होना अपनी अलग अलग ओपिनियंस के लिए। थर्ड बात करते हैं, आपको पता है अगर इमर्ज कहाँ से हुआ है ये, डीप रूट्स कहाँ से, इसकी सभा, कमेटी, विधाता, क्योंकि वेदिक टेक्स्ट में इंक्लूडेड है। इसमें यहाँ पर बात कर रखी है हमने, कंसल्टेशन की, सबसे बातचीत करना, कलेक्टिवली यहाँ पे जो डिसीजन लेने की, आइडियाज की, वैल्यूज की, एंड बाद में जो और यहाँ पे डेवलपमेंट हुई। इंडिया की डेमोक्रेसी जो अपने संविधान पर ही बेस्ड है, जो कि हमें दिखाती है इंडिया में समझ में आता है हमें पॉपुलर सोवरेनिटी, यानी कि यहाँ पर कि लोगों की यहाँ पर चल रही है लिटिगली। हमारे यहाँ पे क्या है, यूएएफ हम लोग फॉलो करते हैं, ड्यूटीज है हमारे पास, कुछ फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास, दो रूल ऑफ लॉ यानी कानून की नजर में सब बराबर है, कानून के यहाँ पे, एंड सेपरेट पावर जो हमारे पास वो भी फॉलो हम लोग करते हैं। आप देखते हो यहाँ पे इंडिया जो है कंसिडर्ड होती है एज द वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, अपने स्केल, अपने बड़े पार्टिसिपेशन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर हम लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे हमारे पास वोटर्स है, पर स्टिल जो है हम लोग को चैलेंजेस भी फेस करते हैं। डेमोक्रेसी आपने देखा अलग अलग वर्ल्ड में अलग अलग सिस्टम है, यहाँ पर कहीं पार्लियामेंट्री, कहीं प्रेसिडेंशियल, कहीं फेडरल काउंसिल है, कनाडा में अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। एंड यहाँ पे जो सिटीजन है यहाँ पर वो काफी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डेमोक्रेसी में, सिविक अवेयरनेस के थ्रू, उनके पास अवेयरनेस है, मिस इन्फॉर्मेशन को जो है वो अपने अंडर नहीं ले रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल तरीके से, वो बी रियल मीडिया, बी लिटरेट मीडिया, यहाँ पर वो हो रहा है, एंड कम्युनिटी एक्टिविटी वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड हमारे यहाँ पे हमारी वैल्यूज के लिए हमारी बहुत रिस्पेक्ट। समझ में आ गया बच्चा लोग, एंड दैट वाज द होल ऑफ द चैप्टर। जो हमारा पार्ट नंबर 2 रहा है बच्चा, वो काफी ज्यादा मैं कहूंगी आई से दैट काफी क्या बोलते हैं उसको, थ्योरेटिकल रहा है। हमने यहाँ पे चीजें समझना बहुत कम था, पढ़ना था बस विजुअली यहाँ पर क्या क्या चीजें यहाँ पर है इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमारे पास, और वो हम लोगों ने पढ़कर इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया। पार्ट 1 देख चुके होंगे आप लोग, पार्ट नंबर 2 तो उसी के बाद आए होंगे आप लोग। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है ये नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे इसके बाद, चैप्टर नंबर 4 को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे रियली होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, दैट वाज वन ऑफ द चैप्टर। आई रियली होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, और कमेंट में बताते हुए जाना कि अगर आपको कोई दिक्कत लगी हो तो वीडियो। ठीक है जी, बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो।